करना और अपने उम्मीदवारों को कामयाब करना। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उसी तरह मुत्तहिद होकर सूरत की पूरब की विधानसभा में अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, पतन के निशान पर बटन दबाइए। और आप इस विधानसभा के हालात से वाकिफ हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उसके उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। लोग कहते हैं कि बीजेपी के दबाव में उसने अपना नॉमिनेशन ले लिया। तब आप ये देखिए कि किस तरीके से भाजपा को जिताने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जो केजरीवाल की पार्टी का कैंडिडेट था उसने ये कहा कि मुझ पर दबाव पड़ गया और मुझे ये कहा गया कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपने नॉमिनेशन को वापस लेता हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि जब केजरीवाल की पार्टी भाजपा की मदद कर रही है तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी की मदद नहीं करेंगे? क्या आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि इस विधानसभा के गरीबों की, मजलूमों की एक आवाज गुजरात के विधानसभा में गूंजे? क्या आप नहीं चाहते कि इस विधानसभा में जो बहुत से तकालीफ और मसाइल हैं उसका हल निकले? क्या आप नहीं चाहते कि हमारी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हायर एजुकेशन के कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाए? क्या आपने अपनी कानों से नहीं सुना कि भाजपा के मौजूदा एमएलए ने किस तरीके से गुरूर और तकब्बुर से जनता की बेइज्जती करती हैं और कहती हैं कि तुमने, हम कहता है कि हम कहती है कि हमको वोट नहीं मिला तुम्हारे इलाके से। तो इस तरीके से बातें होती हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 1 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से रवाना होकर अपने पूरे अफराद खानदान को लेकर, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाइए और अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। अगर आपका पोलिंग परसेंटेज कम रहेगा, अगर आप ये समझेंगे कि नहीं छुट्टी का दिन है और मैं आराम करूंगा या मैं टीवी देखूंगा या फिर मैं किसी जगह पर पिकनिक के लिए चला जाऊंगा, तो याद रखिए फिर आपको शिकायत करने का मौका फिर 5 साल के बाद मिलेगा। आपको अपनी तकलीफ का इजहार करने का मौका फिर 5 साल के बाद मिलेगा। आप अपने वोटों से अपनी आवाज को गुजरात की विधानसभा अगर नहीं भी जाएंगे तो नुकसान कमजोरों का, मजलूमों का होगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आगे बढ़कर वसीम कुरैशी के हक में दुआ करिए और अपने के वोट का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं कि इस सूरत की पूरब विधानसभा की सीट से अगर भाजपा की कोई कामयाबी रोक सकता है तो उसका नाम वसीम कुरैशी है। कांग्रेस में वो दमखम नहीं है, कांग्रेस में वो दमखम नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। अगर आप कांग्रेस को वोट देने के लिए सोच रहे हैं तो फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 27 साल से आप कांग्रेस को वोट देते आए हैं और 27 साल से भाजपा की सरकार गुजरात में बन रही है। कांग्रेस में वो ताकत नहीं है, कांग्रेस में वो फिक्र नहीं है, वो तड़प नहीं है कि भाजपा को हरा सके। तो कांग्रेस को अगर आप वोट देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप भाजपा को जिताना चाहते हैं। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आपकी वोट की एक अहमियत दिखकर आएगी, आपके इत्तेहाद की का एक मुजाहरा होगा, आपकी सियासी सोच की कामयाबी होगी, आपके नुमाइंदों की आवाज, आपके नुमाइंदे की आवाज गुजरात के विधानसभा में जाएगी। अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो फिर याद रखिए जो महंगाई से गरीब आज उसकी कमर टूट चुकी है, चुनाव के बाद भाजपा और कीमतों में इजाफा करेगी। अगर आप भाजपा को हराना चाहते हैं इसलिए कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वसीम कुरैशी को वोट दीजिए।
अगर नौजवान जो अपनी बेरोजगारी के लिए फिक्रमंद है, जो नौजवान को नौकरी नहीं मिलती और वो गरीबी से अपने घर के हालात से परेशान है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि गुजरात में नौजवानों में बेरोजगारी का तनासुब 20% है, बल्कि 20.21% है। आप बताइए फिर अगर आप मजलिस से हटकर, वसीम कुरैशी से हटकर आप किसी को वोट देंगे, तो फिर नौजवानों याद रखो मेरी बात को, कहीं खुदा ना खास्ता बेरोजगारी तुम्हारा मुकद्दर ना बन जाए। अगर आप इस बात के फिक्रमंद हैं कि हमारी बेटियां 8-9 महीने अपने पेट में बच्चे को जब रखकर पैदा करती हैं, तो 20% बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं, वेस्टेड पैदा होते हैं, स्टंटेड पैदा होते हैं। तो मेरी उन माँ और बहनों से दरखास्त है कि गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है और इन बच्चों के लिए जो अपनी मां की पेट से पैदा होते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर आप भाजपा के इस बात से नाखुश हैं कि पूरे गुजरात में आपको मालूम कितने सिटी स्कैन की मशीनें हैं, 16 सिटी स्कैन की मशीन है और 8 MRI की मशीन है, और बड़ी बड़ी बातें बीजेपी के लोग करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, फुला बना दिया। कुछ नहीं बनाया। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर कितने पूछिए भाजपा से, आज 15-16 हजार के करीब सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की जरूरत है गुजरात में। कितने काम कर रहे हैं? 20 से कम काम कर रहे हैं। तो कैसे गरीबों का इलाज होगा? अगर गरीब इस बात से परेशान है कि मैं गवर्नमेंट के अस्पताल में जाने के बावजूद भी मेरे जेब से पैसे खर्च होते हैं, तो उसका ये बोलना और मानना सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के अस्पतालों में किसी गरीब के जेब से अगर पैसे खर्चा होते हैं तो गुजरात में होते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मोदी सरकार का, दिल्ली का नीति आयोग का और उनके ही मिनिस्ट्रियों का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मेरे इज्जतदार मां और बहनों, अगर आप ये जानते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा खून जो कम होता है, सिकल सेल एनीमिया जिसकी बीमारी है, सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। वो जिस्म में अटैक करता है ताकि जिस्म में खून नहीं बनता। अगर आप इससे फिक्रमंद हैं तो फिर क्या भाजपा को या कांग्रेस को, ये आजाद उम्मीदवारों को वोट देकर अपना वोट जाय करेंगे? सबसे ज्यादा सिकल सेल एनीमिया की बीमारी गुजरात में है और भाजपा बोलती है कि 27 साल से हम सत्ता में हैं। नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर देश के प्रधानमंत्री बन गए, बल्कि सबसे खून जिस्म में अगर कम कहीं पर है, बीमारी है उसकी सबसे ज्यादा गुजरात में है। तो इन मुद्दों पर आपको सोचना है। महंगाई आसमानों को छू रही है, तनख्वाहें कम हो रही है, नौकरियां नहीं मिलती। ऐसे दौर में अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार को एक पैगाम दिया जाए कि हम तुम्हारी गलत पॉलिसियों से परेशान हैं, गरीब गरीब हो रहा है और दौलतमंद होता जा रहा है, तो इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि अच्छा सोच समझकर फैसला लीजिए। इस विधानसभा से मुकाबला सिर्फ मजलिस का और भाजपा का है। अगर भाजपा के MLA की कामयाबी को रोकना है तो आप तमाम को मिलकर वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो मोदी का छोटा रिचार्ज है, वो भाजपा से मिला हुआ है। तो लोग हंसते थे मगर यकीन नहीं करते थे, मगर आपने देख लिया कि चुनाव से पहले वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि यहां से वसीम कुरैशी कामयाब हो जाए। और ये जो आजाद उम्मीदवार खड़ा किए गए हैं, यकीनन उनको इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, कोई उससे इनकार नहीं कर रहा है, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप भाजपा से नाखुश हैं, इस विधानसभा में आप अपनी पसंद का इजहार वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके करिए। एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने और खास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया। नरेंद्र मोदी की सरकार वहां पर दिल्ली में
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, यानी वजारती अक़लियती बहबूद, उसमें एक स्कीम है जिसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उसका नाम है। और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माने 10th क्लास से पहले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी बरसों से। बल्कि मैं जब 2004 में पहली मर्तबा MP बना तो मैं उस वक्त मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, तो मैं पार्लियामेंट में कई मर्तबा खड़े होकर इस बात का मुतालिबा किया करता था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनाई जाए और अल्पसंख्यक समाज को उनके बच्चे और बच्चियों की तालीम के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की जाए। आपको जानकर तकलीफ होगी कि इस साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बच्चों को क्लास 1 से 8 तक मिलती थी, गरीब बच्चों को, नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इसलिए कि राइट टू एजुकेशन में सबको फ्री में स्कूल में पढ़ने का इख्तियार है। आप बताइए कि मैं जिन इलाकों में फिरा हूं पूरे गुजरात में, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के इलाकों से, वहां पर कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हमको अपने बच्चे और बच्चों को भी जाना पड़ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को यह बात पसंद नहीं आई कि अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान गरीबों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एडमिशन लेने के बाद वो दिल्ली की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को एप्लीकेशन देते थे और वो पैसा डायरेक्ट उस स्कूल में जाता था। आज देश के प्रधानमंत्री ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया ये कहकर कि राइट टू एजुकेशन में फ्री एजुकेशन है। अरे कहां है मुसलमानों की बस्तियों में स्कूल? बताओ मुझे गुजरात में। देखो आप किस तरीके से स्कूल से, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर रही है भाजपा। और देश के प्रधानमंत्री आकर लंबा लंबा छोड़ते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के प्रधानमंत्री को हम बताना चाह रहे हैं कि आपकी सरकार ने सिर्फ अपना विकास किया, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानता उसी में आपका विश्वास है। आपने सबका विनाश किया और अपना विकास कर दिया देश के प्रधानमंत्री। आप बताइए कि गरीब बच्चे जो गवर्नमेंट के स्कूल नहीं है तो मां बाप में फिक्र होती है कि मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चे को पढ़ाऊं। अगर गरीब भी होता है, पंचर की दुकान पे काम करता है या लेबर होता है, बोले कम से कम मेरा बेटा बेटी 10वीं जमात तक पढ़ ले। प्राइवेट स्कूल में डालता है स्कॉलरशिप के पैसे, उसको नहीं आते, स्कूल में आते हैं अकाउंट में। देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया और ना सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए बल्कि दलितों के बच्चों को भी बंद कर दिया। ये बात दलित भाइयों को भी सोचना पड़ेगा। क्यों भारत के प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान और दलित के बच्चे 10वीं जमात तक पढ़ लें, 10th क्लास तक? क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं उनसे देश के प्रधानमंत्री? क्यों हमको आप रोकना चाह रहे हैं? हमारे बच्चे, दलितों के बच्चे आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं पढ़ लिख कर, मगर देश के प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज और उसमें मुसलमान के बच्चे 10th क्लास तक पढ़ सकें। ये इनकी फिरका परस्ती है, ये इनकी छोटी सोच है, ये इनकी नफरत है कि हम अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाएं। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बरसों से मिल रहे पैसे सिर्फ इस साल बंद कर दिया गया है। आप जाकर पूछिए, उन स्कूलों में पूछिए जो बच्चों ने अप्लाई किए थे, रो रहे मां बाप फोन करके मुझसे बात करके, बोल रहे हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ओवैसी साहब ऑटो ड्राइवर है, कह रहा है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा अपनी बेटी को। मैं ऑटो की कमाई से अपनी बच्ची को प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ा सकता, स्कॉलरशिप के थोड़े पैसे आते थे, मेरी बच्ची के कपड़े बनते थे, हम खाना खिलाते थे, उसके किताबें खरीदते थे उससे। ये भाजपा का असली चेहरा है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है कि आप 1 दिसंबर के दिन वसीम कुरैशी के हक में पतंग के निशान पर वोट लगाइए। और फिर आप जानते हैं कि देश के हालात क्या हैं।
देश के हालात में जहर घोल दिया गया है, नफरत पैदा कर दी गई है अल्पसंख्यक समाज के ताल्लुक से, कि जो दाढ़ी वाला और बुर्का पहनने वाली दिखती है बोलते देखो ये जा रहा है, आतंकवादी जा रहा है, फुला जा रहा है। बल्कि हद तो ये हो गई कि कर्नाटका के एक यूनिवर्सिटी में उसके क्लास के अंदर एक प्रोफेसर ने एक मुसलमान बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बच्चे ने, नौजवान बच्चे ने कहा बड़ी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उसने कहा मेरा नाम, मुसलमान नाम कहा उसने। तो प्रोफेसर ने कहा तो तू कसाब है, यानी अजमल कसाब है तू। आप बताइए नफरत कहां चले गई? दौलतमंदों में गरीबों से निकलकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गई। मैं सलाम करता हूं उस नौजवान बच्चे को, उसने पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ बैठकर अपने प्रोफेसर से कहा कि खबरदार तुमने मुझे वो नाम कैसे पुकारा, तुमने कैसे पुकारा मुझे नाम को? तो उस प्रोफेसर बोला नहीं नहीं तुम मेरे बेटे की तरह हो। तो उस बच्चे को सलाम, उसने कहा कि क्या तुम अपने बेटे को टेररिस्ट, आतंकवादी कहते हो? उस बच्चे ने प्रोफेसर की आंख में आंख डालकर जवाब दिया और कहा कि नहीं चलेगा, तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। नौजवानों, यही मिजाज तुमको पैदा करना पड़ेगा। तुमको आंख में आंख डालकर जो तुम्हारा हक छीन रहा है उससे सवाल करना पड़ेगा। पत्थर मारने से, तशद्दुद करने से तुमको हक नहीं मिलेगा। आंख में आंख डालकर अपने हक का मुतालिबा करना। जो गलत कर रहा है उससे कहो तुम गलत कर रहे हो, जो नाइंसाफी कर रहा है उससे कहो कि तुम नाइंसाफी कर रहे हो, और वोट डालो, नेता बनो, सियासी ताकत हासिल करो। तुम अपने मुकद्दर के फैसले जब करना शुरू करोगे तो दुनिया तुमसे इज्जत करना शुरू करेगी। जो आज तुमको आतंकवादी कह रहे हैं, कल तुम्हारे सामने सर झुका कर खड़े होंगे और बोलेंगे बॉस बोलो क्या ऑर्डर है आपका। यह मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा नौजवानों। मुझे उम्मीद इन नौजवान बच्चे और बच्चियों से, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। यह खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है, इस मोदी के दौर में जीना है, इस आरएसएस के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। उस मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने प्रोफेसर से कहा कि ये नहीं चलेगा। मगर ये तो रोजमर्रा का मसला है। हमारी बहन जाती है, ए जारी देखो, कोई दाढ़ी वाला जा रहा, देखो वो जा रहा है। बोलने वालों तुम कितना बोलोगे, मगर क्या तुम ये नहीं देख रहे कि पेट्रोल और डीजल कितना कीमती हो गया? हमको गाली देने वालों, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारे बेटों को तनख्वाह नहीं मिलती है, नौकरी नहीं मिलती है? मगर फिर भी बोलेंगे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इनको तो ठिकाने लगा दिया। मगर याद रखो, हमको देखकर हम पर इल्जाम लगाने वालों, तुम उस बच्चे को जलील नहीं किए, तुम भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी आवाज की जरूरत है। अच्छा, हैरत की बात यह थी, वो अकेला बच्चा, मुसलमान बच्चा अपने प्रोफेसर से बात कर रहा है, तो उस बच्चे को बाजू बैठने वाला उसको बोला है खामोश खामोश, पीछे बैठने वाला उस खंडे को खींच रहा। मुझे दिखा कि मुझसे भी ऐसी होता है। जब चुनाव लड़ने जाता हूं, ऐसा वैसी क्यों जाते यार, गुजरात को रुको ना। कोई ऐसा हाथ पकड़ता, मैं उनको बोलता भाई बाजू हट, मैं मुकाबला करने जा रहा हूं, मैं अपने मुकद्दर को आजमाने जा रहा हूं। तुम अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते मत दो, मगर मुझे तो मुकाबला करने दो, ताकि कल जब मैं मर के जाऊंगा इस खबर में, तो कम से कम मेरे दिमाग में तिश्नगी तो नहीं रहेगी कि अरे मैंने मुकाबला नहीं किया था। मैं मुकाबला करना चाहता हूं, मैं मुकाबला करूंगा, हम सब मुकाबला करेंगे। याद रखो, अगर जंग शुरू होने से पहले तुम नतीजे के बारे में सोचोगे तो जिंदगी में कोई जंग तुम नहीं कर सकोगे।
जंग का आगाज करो, पूरे इखलास के साथ जमहूरी तरीके से ये जंग का आगाज करो, परवरदिगार की जात पर तवक्कल करो और देखो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। मगर अगर तुम सोचोगे यार कैसे लड़ेंगे, ये वसीम कुरैशी कैसे जीतेगा, ये साबिर काबुली वाला जीत गया तो क्या करेगा, वो दरियापुर से लाला जीत गया तो क्या होगा, हाँ वो गोदरा से मुफ्ती साहब अगर जीत गए तो क्या करेंगे। अरे तुम 2 कदम उठाओ और फिर देखो रास्ता बनाने वाला वो है, तुम नहीं हो। तुम खाली इरादा करके आगे बढ़ो और याद रखो ये लड़ाई, ये जिद्दोजहद जो हम कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, मगर ये मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इनके मुस्तकबिल को अच्छा रखने के लिए, ताकि आप और हमने जो मुसीबतें उठाई, जो बेइज्जतियां उठाई, जो तोहमतें हम पर लगी, इन बच्चों पर नहीं लगेगी। इन बच्चों की जवानी अच्छी रहेगी, ये ताकतवर बनकर निकलेंगे, ये बाइज्जत रहेंगे, इस देश को मजबूत करेंगे और अपने माँ बाप इन पर फख्र करेंगे कि हमने अपने बच्चे को इस तरह से पाला और पोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं मगर वक्त कम है। मुझे लिंबायत विधानसभा में भी जाना है, वहां पर भी जाकर मुझे हमारे मजलिस के उम्मीदवार के हक में, उनकी ताईद में उस जनसभा से, जलसे से मुखातिब करना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पूरे मुतमईन और एतमाद के साथ आप वसीम कुरैशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए मेरी इस बात को कि ओवैसी आया है सूरत को, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ चुनाव के लिए नहीं आया हूं, मेरे जिंदगी का एक मकसद है, एक मिशन है कि इस मुल्क में जो कमजोर है वो ताकतवर हो जाए। इस मुल्क में सबसे कमजोर कौन है? आदिवासी है, मुसलमान है, फिर दलित है। इन तीनों को अगर मजबूत बनाएंगे तो भारत सुपर पावर बनेगा। और ये भाजपा वाले क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने गुजरात को बनाया। देश के प्रधानमंत्री, गुजरात आपसे पहले भी था और आपके मेरे बाद भी गुजरात अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। देश के प्रधानमंत्री ने मोरबी का ब्रिज बनाया था, याद रखो आप। 140 लोग मर गए मोरबी में, अब तक वो कंपनी का मालिक मोदी जी नहीं पकड़ते उसको। क्यों नहीं पकड़ते? क्योंकि वो करोड़पति है। और खेड़ा में 4 बच्चे पत्थर फेंकते हैं गरबा में, उस इल्जाम में रोड पर लाकर उनको पीटा जाता है। मगर जिसकी गलती की वजह से 140 लोग मर गए, 50 बच्चे मर गए, जिसमें 2 साल का बच्चा था, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, आज गुजरात में भाजपा के खिलाफ एक ताकतवर आवाज की जरूरत है, जो गरीबों के और मजलूमों के दिल में छुपे हुए बातों को हुकूमत के सामने रखकर आपकी तकालीफ और मसाइल को हल कर सके। इसलिए मैं दोबारा आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यहां से वसीम कुरैशी साहब को आप तमाम लोग मिलकर कामयाब करिए। हम किसी से भेदभाव नहीं करते। ये जो यहां पर भाजपा का एमएलए है, इसके पास अगर कोई चाहता है, ए तुमने मेरे को वोट दिया था, बोलते हैं ना वसीम, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जरा, क्या बोलते हैं? यहाँ के एमएलए, तुमने वोट दिया था हमको, यही बोलते ना, काम कराने वोट दिया था, काम कराने वोट दिया था। मैं 4 मरतबा का एमपी अल्लाह ने मुझे बनाया। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, आपकी दुआओं को अल्लाह ने कबूल किया। मैं 2 मरतबा का एमएलए विधायक रहा हूं। और आज आप कभी हैदराबाद आए तो मेरे दफ्तर को आना, दारुस सलाम उसका नाम है। अगर रोज हम वहां पर हफ्ते में 6 दिन बैठते हैं, सिवाय जुमे को छोड़कर, रोज 700-500 लोग आते हैं हमसे काम कराने के लिए। 11 बजे से शाम में 3-4 बजे तक हम बैठते हैं, कोई दरवाजा नहीं है, खुला बैठते हैं। अगर 500 लोग आते तो उसमें से 250 हमारे हिंदू दलित भाई रहते, आकर काम कराते मेरे से।
मैं उनको नहीं बोलता हूं कि तुमने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मैं पूछता भी नहीं हूं उनको, बल्कि कई भाजपा के लोग मुझसे आकर काम करवाते, बोलते ओवैसी साहब ये काम करवा दो। मैं लाओ काम कराएंगे तुम्हारा, क्यों नहीं कराएंगे। बोले हमारे इलाके में ड्रेनेज लाइन नहीं है, ले लो। मैंने अपने एमपी फंड से एक नहीं करोड़ों रुपए के काम करवाया हूं जहां पर भाजपा के लोग बोले, और मैं उनको बोलता हूं कि तुम काम करवाओ, डेवलपमेंट का काम कराओ, मुझे मालूम कि तुम किसका काम करोगे, मगर मैं तुम्हारा एमपी हूं। इलेक्शन में अलग बात है, उनका काम हम करवाते हैं। ये छोटी सोच रखते हैं यहां के एमएलए। अब इनका आखिरी बार, इनको एमएलए खत्म होंगे, दोबारा नहीं होगा। इंशाअल्लाह वसीम कुरैशी नया एमएलए बनेगा आपकी दुआओं से, जो सबके लिए काम करेगा। इसके घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। जो यहां पर नहीं आ सके, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन तक मेरी बात को पहुंचाइए। यहां पर जितने लोग आए, एक एक आदमी 5-5 लोगों की जिम्मेदारी ले ले वोट डलवाने के लिए, तब हमारा वोट डालने से, पोलिंग परसेंटेज के बढ़ने से इंशाअल्लाह यकीनन यहां से वसीम कुरैशी की कामयाबी मुमकिन होगी।